क्या हमारा जो टॉपिक है द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। ठीक है, ये एक नावल है, कन्वेंशनल नावल है जिसे लिखा है जुल्फ़िकार गौस ने। ठीक है, जुल्फ़िकार गौस जो थे वो 23 मार्च 1935 में पैदा हुए। वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन नावलिस्ट हैं। ठीक है, वो एक राइटर भी हैं, वो एक एसेइस्ट भी हैं, वो एक पोइट भी हैं। वो टेक्सास में रहते हैं। ठीक है, और उनका जो बुनियादी तौर पर वो फेमस हैं मैजिकल रियलिज़म की वजह से, ब्लेंडिंग फैंटेसी एंड हार्श रियलिज़म, मतलब सख्त हकीकत पसंदी। वो जो रियलिटी को, सोसाइटी को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि उनका एक यूनिक स्टाइल बन जाता है। ठीक है, अब हम अपने नावल की तरफ बढ़ते हैं, द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। तो मर्डर ऑफ अजीज़ खान में अगर हम देखें तो इसके जो करैक्टर्स हैं ना, ठीक है, सबसे पहला करैक्टर अजीज़ खान। ठीक है, जो 70 एकड़ जो लैंड है ना उसका ऑनर है। ठीक है, उसके आगे बेटे हैं जवेद एंड रफ़ीक, जो ये दो बेटे हैं जिनका नाम जिक्र किया गया। एक थर्ड बेटा भी होता है जिसका नाम नहीं बताया हुआ। ठीक है, अब जवेद और रफ़ीक जो हैं वो अजीज़ खान के बेटे हैं। आगे जो जुलेखा है वो अजीज़ खान की शादीशुदा बेटी है जो कि कराची में रहती है। ठीक है, फिर इकराम शाह है जो शाह ख़ानदान का सबसे बड़ा भाई है। उसके बाद अयूब शाह है जो शाह ख़ानदान का दरमियाना भाई। उसके बाद आफाक शाह है जो शाह ख़ानदान का सबसे छोटा भाई है और तलीम याफ्ता है। अब इसमें दो ख़ानदानों का जिक्र किया हो गया। ठीक है, एक तो अज़ीज़ खान का ख़ानदान, जो अज़ीज़ खान है वो अपनी बीवी के साथ और दो बच्चों के साथ ये वहाँ रहता होता है। और दूसरा ख़ानदान शाह ख़ानदान है जो वहाँ पे बाद में आता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, और उसके आगे तीन जो हैं वो भाइयों का जिक्र किया गया है। ठीक है, एक इकराम शाह है, फिर अयूब शाह है, फिर आफाक शाह है। यहाँ पे ज़रीना है, ज़रीना शाह ख़ानदान की एक रुकन है जिसकी वालदैन जो हैं वो पता नहीं कौन है। अब ये जो नावल है द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, ये एक कन्वेंशन नावल है जिसमें सोसाइटी को एम्पिरिकल जो है कन्वेक्शन के बारे में बताया हुआ है। और इसमें जो है प्रैग्मेटिक फ़ीचर्स, ठीक है, और हेट्रेड के बारे में बताया हुआ है, नफ़रत का बताया हुआ है, लालच वगैरह जो होती है वो सब बताया हुआ है। और इसमें जो टेंशन्स इंक्रीज़ होती हैं, कैसे लोग एक रेस में लगे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करने के चक्कर में, इस तरह के बारे में बताया हुआ है। अब बेसिकली जो राइटर है इसने ये बताया हुआ कि पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ट्रेडिशंस विचुअल फॉलो की जाती हैं, उनका इसमें बताया हुआ है। ठीक है, इट हैज़ आइडेंटिकल द सोशल डेप्टिविटीज़ ऑफ ग्रीड, डिसेप्शन एंड लस्ट ऑफ रिच पीपल। मतलब इसमें इस ग्रीड का बताया हुआ है, डैट मीन्स लालच का बताया हुआ है, और बताया हुआ है कि जो अमीर लोग हैं उनकी जो लस्ट है, मतलब उनकी जो हवस है वो ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह डिसेप्शन का बताया हुआ है, इसमें चीट का बताया हुआ है, धोखा देना, सब चीज़ें बताई हुई हैं। अब इसमें जब चैप्टर 1 है वो स्टार्ट होता है कि इसमें इकराम शाह जो है वो उसकी एंट्री होती है जो कि मुंबई से आता है, फ्रॉम कालापुर। इस टाइम पे क्या होता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा होता है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई होती है, वहाँ पे जो यील्ड्स वगैरह हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सीड्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे सेल हो होती हैं। अब कालापुर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो ग्रीनरी होती है, वहाँ पे जो कॉटन के फील्ड होते हैं ना, मतलब कॉटन के जो खेत वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको देख कर वो सोचता है कि क्यों ना ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दे, इनको ख़रीद ले। कौन सोच रहा है? भाई ये अकरम शाह सोच रहा है। ठीक है, वो शाह फैमिली का सबसे बड़ा भाई है। ठीक है, वो वहाँ पे आता है मुंबई से। अब वहाँ पे क्या होता है कि उसने जल्दी जल्दी से 5 लाख रुपए जो है वो इकट्ठे करता है, अरेंज करता है, और जो सारे कॉटन के फील्ड है ना उनको खरीद लेता है। अब उसने क्या किया कि जो 10% प्रॉफिट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ प्रॉफिट शेयर किया, और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो साइन कर लिए। ठीक है, अब जब उसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो गया ना तो उसने 2 कपड़े की फैक्ट्री बना ली। उसके कुछ फ्रेंड ने भी इन्वेस्ट किया। अब क्या था वहाँ पे कि वहाँ पे अजीज़ खान के कुछ खेत थे। ठीक है, अब शाह ने जो शाह फैमिली के ने जो सारे फील्ड थे खरीदे, लेकिन जो अजीज़ खान के फील्ड थे वो मेन एरिया पे थे और वो बेच नहीं रहा था, तो वो नहीं खरीद सका। वो 70 एकड़ उसके फील्ड थे। ठीक है, अब इसका आल्दो इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, अब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है तो इसमें क्या है कि अफाक जो है यंगर सन, ठीक है, शाह फैमिली का, जो कि टीनेजर एंड ही इज़ द विक्टिम ऑफ हिज ब्रदर क्रिटिसिज्म। और वो जो है अपने भाई की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार होता है। ठीक है, वो उनको बेवकूफ़ समझते होते हैं, उसके आइडिया समझते होते हैं और ऑब्जर्व समझते हैं। अब जो अयूब है वो दोनों भाइयों में से मिडिल होता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। एक दिन अकाउंटेंट जो है वो अयूब को आकर बताता है कि उनका जो बिज़नेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार है, मतलब उनको लॉस हो रहा है अजीज़ खान की वजह से। अब आफ्टर वन ही
एशलीज ब्रदर अबाउट द मर्डर, मतलब जब वो अपने भाई के साथ डिस्कस करता है और पूछता है इस मर्डर के बारे में, तो आफाक जो है वो गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और जीप में चले जाता है। अब इससे रास्ते में ना रफ़ीक आपको बताया था कौन है, रफ़ीक और जवेद अजीज़ खान के बेटे हैं। तो अब रास्ते में उसे रफ़ीक और जवेद मिलते हैं जो कि अजीज़ खान के बेटे हैं। उससे ना डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब उससे मीठा सा बन के ना उससे डिस्कस करता है, आल तो वो उनका कंपेनियन होता है और वो होता है बिज़नेस में उनका जो है मुखालफ होता है, लेकिन वो उससे ना मीठा बन के ना क्वेश्चन करता है उनका जो बॉर्डर है, यानी कि उनका जो ब्रोकर है वो कौन है, ठीक है, जिसको वो अपना कॉटन सेल करते हैं। तो इसके बारे में पता चल जाता है उससे। अब वही मैटर आ गया कि कॉटन के फील्ड उसने खरीद लिए होते, मगर अजीज़ खान के जो फील्ड हैं वो नहीं खरीद सके होते और अजीज़ खान जो है उनको ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उस दिन शाह ब्रदर जाते हैं उसके वेंडर के पास, ठीक है, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन होता है। उसको बोलते हैं कि तुमने अजीज़ खान को जो क्रॉप्स है ना उसको पे नहीं करना। अब क्या होता है कि जब रफ़ीक आता है, जो वेंडर मोहम्मद हुसैन होता है, वो कफिंग स्टार्ट कर देता है और जब रफ़ीक उससे पैसे का पूछता है तो उसको झूठ बताता है कि मेरे जो लंग्स में इन्फेक्शन है, ताकि जो रफ़ीक है उसके साथ लेनेंसी दिखाए, मतलब थोड़ी सी नरमी दिखाए, ठीक है। वही होता है कि जब रफ़ीक देखता है कि उसको इतनी ज़्यादा जो है वो सख्त किस्म की जो है इन्फेक्शन है, तो वो अपने पैसे लेने की बजाय ना उसको और पैसे दे देता है कि तुम अपना इलाज करवाओ। और जब वो वापस आ रहा होता है तो आफाक उसको एक हिट में ले जाता है जो विलेज के साइड पे होती है, वहाँ पे उसको मारता है और उसका मर्डर कर देता है। अब जो आफाक है वो वहाँ पे रात वगैरह गुजारते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे वो प्रोस्टिट्यूट भी आई होती हैं तो दूसरी लड़कियाँ। अब जब आफाक सुबह उठता है तो वो वापस अपने घर चले जाता है, ठीक है। और जब आफाक ये बातें अपने भाई को बताता है तो जो अयूब है उसको देखता है, उसको गालियाँ वगैरह भी निकालता है, उसको मारता है और लड़ता झगड़ता और बुरा भला कहता है। अब क्या होता है कि वो अजीज़ खान के फील्ड में जाता है, वहाँ पे एक 13 साल की लड़की होती है, आफाक जा रहा है, तो उसका जो नाम जमीला बानो होता है वो उसको फील्ड में ले जाता है, वहाँ पे उसका रेप करता है और इसको वहीं पर फेंक देता है और वो मर जाती है। अब आफाक को उसकी फैमिली जो है इंग्लैंड भेज देती है जब उन्हें ये सब पता चलता है। तो अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें क्या है कि द वाइफ ऑफ अजीज़ जो है वो उसको डायग्नोसिस है, ठीक है, और यानी किडनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो उसको डॉक्टर के पास भेजते हैं। अजीज़ खान की जो वाइफ है उसका नाम जो है वो ज़किया है, वो उसको क्या प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है। तो उसको वो किसके पास भेजते हैं, डॉक्टर के पास भेजते हैं, अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब क्या होता है जब वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वापस आती है तो देखती है कि इसका जो हस्बैंड है ना अजीज़ खान, उस पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है, पहले सबसे ब्रोकर था, उसने उसे पैसे नहीं दिए, ठीक है, पैसे देने से मना किया दिया, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। और उसके अलावा फिर उसका वाइफ का ट्रांसलेट भी करवाता है, फिर वो अपने बेटे को इंग्लैंड भी जो है भेजते हैं, ठीक है, दूसरे बेटे को। तो कर्जा काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है। अब वो अपना कर्जा उतारने के लिए अपने बेटे मोहम्मद जवेद को मोहम्मद हुसैन के पास भेजता है कि वो उसे ना लोन लेकर आए। जवेद जो है मोहम्मद हुसैन के पास जाता है तो फिर वो उस खांसी जाहिर करना शुरू कर देता है कि उसको लगता है कि जवेद जो है वो उसके अपने पैसों की डिमांड करेगा जो उसने देने हैं अजीज़ खान के। लेकिन जवेद जो है उससे लोन की बात करता है तो मोहम्मद हुसैन को लगता है कि शायद अजीज़ खान भूल गया है कि जो उसने उनके पैसे देने थे उसके बारे में भूल गया है, ठीक है। और शायद ये क्यों हुआ है क्योंकि वो शायद उसको अपने बेटे की डेथ का बहुत ज़्यादा अफसोस हो, क्योंकि रफ़ीक जब आफाक को ले जाता है तो उसका एक और भाई भी होता है, तो ये ना जो आफाक है वो मार देता है, तो ये रफ़ीक की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से उसको लग रहा होता है कि जो उसने अपना कट पैसा लेना है ना वो भूल गया है, अब इसलिए लोन की बात कर रहा है, तो वो भी याद नहीं करवाता उसे। अब मोहम्मद हुसैन जो है वो उसे लोन तो देता है, लेकिन एग्रीमेंट करता है कि वो लोन पे नहीं कर पाए तो उसको जो उसकी 70 एकड़ जो फील्ड है ना वो सारे ले लिए जाएंगे। और फिर जब जवेद पैसे लेकर जवेद एग्री हो जाता है, ठीक है, और एग्रीमेंट साइन कर देता है, क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा तो कर्जदार दरवाजे पर खड़े होते हैं तो वो एग्रीमेंट उनसे मजबूरी में साइन करना पड़ता है। अब जब जवेद जो है पैसे लेकर वापस जा रहा होता है तो रास्ते पर इस पर अटैक होता है और उसकी सारी मनी छीन लेते हैं, ठीक है, और जवेद को मार देते हैं। अब रज़िया जो है वो यू की स्पाउस मतलब मंगेतर टाइप वो एक्सपेक्ट कर रही होती है, और आफाक को जो कि इंग्लैंड में है, जब आफाक के साथ वो वहाँ पे रहती होती है तो पता चलता है कि जो आफाक है ना उसका रिलेशनशिप होता है इंग्लैंड में, ठीक है। वो जो है स्पाउस वो वापस रिटर्न्स और वो पाकिस्तान आ जाती है। और अब क्या होता है कि जो इकराम शाह होता है वो बांग्लादेश से वापस आता है और वहाँ पे वो ना अपनी एक फैक्ट्री की इनोग्रेशन करने के बाद आ रहा होता है वापस।
वो अपने भाई को फोर्स करता है कि तुम जो बांग्लादेश वाली सोप की फैक्ट्री है ना वो चलाओ, लेकिन अयूब का दिल नहीं होता, उसको ना वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही होती, बिट्रेयल वाली फीलिंग्स होती हैं अपने भाई से। तो वो ये रिवील करता है कि जो जरीना है वो अकरम की बेटी है। अब चैप्टर 4 में ये होता है कि जब उसके दो, अब जो मैंने शुरू में बताया था ना कि एक उनके घर में, शाह फैमिली के घर में एक जरीना भी रह रही होती है, ठीक है, तो लेकिन जिसके माँ बाप को पता नहीं होता, तो यहाँ पे वो ये रिवील कर रहा है कि जो जरीना है वो अकरम की बेटी है। अब चैप्टर 4 में ये होता है कि जब उसके दो बेटों की डेथ हो जाती है, जवेद की भी, ठीक है, और रफ़ीक की भी डेथ हो चुकी होती है, और उसकी बीवी ज़किया भी मार जो होती है। जो अजीज़ खान होते हैं ना, उसके वो टाइम पे मनी भी नहीं दे पाता क्योंकि उसके बेटे ने जो एग्रीमेंट किया होता है, तो उसके जो लैंड होते हैं ना वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं शाह फैमिली वाले, ठीक है। अब अजीज़ खान अकेला हो जाता है, तो उसको एक कज़न होता है लाहौर में, अब मैंने जो बताया था उसकी बेटी की शादी हुई होती है, ठीक है, तो वो उनके पास चला जाता है। और वहाँ पे उसको लग रहा होता है कि जो पुलिस है उसका साथ देगी, ठीक है, क्योंकि पुलिस को बनाया ही इसलिए गया है कि वो जो है गरीबों की और जो लाचार बंदे उनकी मदद करे। लेकिन वो एक पुलिस अफसर से ना सारा मामला डिस्कस करता है, तो पुलिस अफसर क्या है कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आता है और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करता है। अब जब वो वापस आता है तो देखता है कि शाह इंडस्ट्री की जो मशीनरी है उसकी फसलों में लगी हुई है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और पास ही किसी जगह पर जाकर सुसाइड कर लेता है। तो ये थी मुकम्मल स्टोरी। अब बुक का टाइटल तो द मर्डर ऑफ अजीज़ खान है, तो वो मर्डर नहीं है, वो सुसाइड है, लेकिन ये इसको मर्डर इस तरह कह सकते हैं कि उसको शाह फैमिली ने इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया था, इतना ज़्यादा लाचार कर दिया था कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा था और उसके पास कोई वजह ही नहीं बची थी, ठीक है। उसका कोई हेल्प नहीं कर रहा था, उसके दोनों बेटे मार चुके थे, उसकी बीवी मार चुकी थी, उसके पास लैंड नहीं थे, ठीक है, तो उसके पास लाइफ की वजह नहीं थी, और उसको इस स्टेज पर लाने वाले कौन थे? शाह फैमिली। तो इसलिए ये सोसाइटी जो है वो मर्डर है, ठीक है। तो ये थी इसकी मुकम्मल स्टोरी। अब अगर हम इसके एनालिसिस देखें, ठीक है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखें, तो बेसिकली इसमें हमें एक पिक्चर दिखाई गई है पाकिस्तान सोसाइटी की, ठीक है, अर्लीस्ट ईयर्स की, जब पाकिस्तान बना था, एक वक्त की पिक्चर उस वक्त की है, ठीक है। अजीज़ खान की शक्ल में अजीज़ खान को इस तरह दिखाया हुआ है कि इसके पास पहले से लैंड है, ठीक है, और शाह ब्रदर्स को दिखाया हुआ है कि वो लोग जो हैं वो रिसोर्सेज को अपने पर्सनल गेन के लिए तबाह कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टोरी जो है वो शाह ब्रदर और अजीज़ खान के बीच है, ठीक है। अब देखा जाए कि वो अजीज़ खान को तबाह क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनको अपनी ज़मीन देने से मना करता है और उनके जो बेनिफिट्स थे, ठीक है, और वो ख़राब हो रहे थे, उनका जो प्रॉफिट था वो सारा ख़राब हो रहा था, तो वो फिर जो है अजीज़ खान को तबाह बरगद कहते हैं। इस स्टोरी में शाह ब्रदर के जुल्म-ओ-सितम के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, उनके मॉरल एक्शंस की तरफ कि उनके मॉरल किस तरह अफेक्ट करते हुए हैं, ठीक है। अजीज़ खान की सारी जो सफरिंग्स बताई हुई हैं, अजीज़ खान ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मतलब देखा जाए तो पावर के ज़ोर पर लोग आजकल उसी तरह करते हैं, बंदे को तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं, जो उनके रास्ते में आए या जो उनके मुखालफ हो, उन ज़्यादा पावर इस्तेमाल करके उसको तबाह कर देते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो नावल है हमें पाकिस्तान के कल्चर की इमेज दिखाता है कि कैसे हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे रन कर रहा है, जो रिच पीपल हैं वो पुअर पीपल के साथ क्या कर रहे हैं, वो कानून को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, और जो साइड जुडिशरी है वो किस तरह रन कर रही है, ठीक है। जो लोग अमीरों के जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, वो जिस तरह जब कोई भी उनके सामने आए तो वो किस तरह उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह रन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, जुल्फ़िकार गौस इस नावल का राइटर है और बहुत ज़्यादा ये नावल जो है मशहूर हुआ, फेम इसको मिली। अब ये जो स्टोरी बताई है कि कैसे शाह ब्रदर जो है कंस्पायर करते हैं, एक लैंड होल्डर अजीज़ खान को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसमें अगर हम थीम्स वगैरह की बात करें तो इसमें जो कल्चर का थीम आया है, ट्रांजिशन वगैरह का थीम बताया हुआ है, ठीक है। न्यू वे एलिप्स इन एन ओल्डर वे, ठीक है, कैसे न्यू तरीके जो हैं वो यूज़ करते हैं पुराने तरीके को एक्सप्लोर करने में। जैसे आजकल अगर देखा जाए तो जो वेस्टर्न कल्चर है वो इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है, हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है वो एक्सप्लॉइट हो गया है, किसी काम का नहीं रहा। अब वही क्लैशेस बताए हुए हैं कि बिटवीन क्लासेस, ठीक है, बिटवीन इकनॉमी, बिटवीन ट्रेडिशंस, इंडस्ट्रियलिज्म बताया हुआ है कि ये सब चीज़ें थीम में डिस्कस हुई हैं। अब जो इस शाह ब्रदर्स हैं इन्होंने एक न्यू ऑर्डर दिखाया हुआ है, उन्होंने न्यू इकनॉमी प्रोसेस को दिखाया हुआ है, मैनिपुलेटेड का आजकल कैसे लोग मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को। ऑन द अदर एंड अजीज़ खान हमारे जो हैं वो लैंड को सिंपलाइज करता है। अब कहते हैं कि वो जो 70 एकड़ लैंड था ना, वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो उसका वजूद था, उसका एक हिस्सा था, वो अजीज़ खान खुद ही था, ठीक है। और उनको शाह ब्रदर को ये पता चला कि जब तक वो उसका वजूद उससे नहीं छीन लेते वो लैंड हासिल नहीं कर सकते।
तो फिर उन्होंने उसको बर्बाद किया। अब इसमें देखा जाए कि जो शाह का जो बड़ा भाई था ना, आफाक का, शाह का जो बड़ा भाई था अकरम शाह, ठीक है, वो किस तरह अपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। फिर उसका जो छोटा भाई था आफाक, वो एक लड़की का जिस तरह रेप करता है, ये भी थीम आ सकता है, मतलब सेक्सुअलिटी का थीम आ सकता है इसमें, हाउ वुमेंस वर ट्रीटेड इन दैट सोसाइटी। मतलब हम उनको अपनी मॉडर्न सोसाइटी के साथ लिंक कर सकते हैं कि आजकल भी देखें तो ये केसेस कितने ज़्यादा कॉमन है कि एक छोटी बच्ची का रेप कर जाता है। हम उस चीज़ को जो रिलेट कर सकते हैं। आफाक को इसमें बताया कि आफाक एक मंकी की तरह है, जो इधर जाता है तो इधर तबाही मचाता है, उधर जाता है तो इधर तबाही मचाता है। वन ऑफ द ट्रूली एक्सपेक्टेशन क्वालिटी ऑफ दिस बुक इज़ एथर स्टाइल। अब इसमें आथर का जो स्टाइल है वो देखें तो इसने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेटिव स्टाइल रखा हुआ है, ठीक है। इस मतलब इसने फिर वो सीधे तरीके से बात की हुई है, बैलेंसली चीज़ें बातें बताई हुई हैं, उसको घुमाया फिराया है। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो राइटर्स होते हैं, वो अपने इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, अपने फिलोसफिकल आइडियाज़ ऐड करते हैं कि चीज़ों को समझ नहीं आती, डिटेल्स के तौर पर चीज़ों को घुमाते हैं। एक ही स्टोरी के कई पहलू निकल रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती। जैसे हमने बुक ऑफ सलादीन पढ़ी, ठीक है, इससे पहले और भी डिस्कस डिफरेंट नावल हमने पढ़े, तो एक ही राइटर बहुत सारे वेज ओपन कर देता है, ठीक है, जिनकी एंडिंग फिर सही तरह से नहीं हो पाती। तो वही चीज़ें इसने इधर इसने यूज़ नहीं की, इसने अपने ब्लंटली तरीके से बताया हुआ है, ठीक है, चीज़ों को इतना ज़्यादा घुमाया बताया नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बताई हैं। और यही चीज़ें जो हैं, यही जो इसके फिलोसफिकल क्वेश्चन जो रेज हुए हैं, यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों की वजह से जो उसका नावल है ना, ये जिसका राइटिंग स्टाइल है, बहुत ज़्यादा यूनिक हो गया है। अब अजीज़ खान को देखा जाए तो उसके साथ एक ट्रेजिडी हुई थी, ये एक ट्रेजिडिक स्टोरी है। बेशक वो उस लैंड का मास्टर था, लेकिन वो लैंड विच का मास्टर नहीं था। उस नावल में ये दिखाया हुआ कि अजीज़ खान को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े इन टर्म्स ऑफ लैंड विच, इन टर्म्स ऑफ, मतलब देखा जाए तो इसको इतना ज़्यादा पता नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब वो वॉन्डर्स के पास पेमेंट के लिए जाता है और वो लंग्स इन्फेक्शन का ड्रामा करते हैं, तो वो लेने के बजाय उसे पैसे दे आते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें की मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता। मतलब वो बहुत ज़्यादा सादा बंदा था। अब वो समझ जाना चाहिए था उसको, ठीक है, कि वो ड्रामा कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सादा था कि मे बी इसे अभी पैसों की ज़रूरत हो तो वो पैसे दे आता है। तो इस तरह ये नावल काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशन यूज़ हुई है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड टर्म्स यूज़ हुई हैं, या काफ़ी ओल्ड ट्रेडिशन यूज़ हुई हैं, ताकि वो एक प्रॉपर स्टाइल प्रोवाइड कर सके, उसके अपने आइडियाज़ को ठीक तरह से पोर्ट्रे कर सके राइटर। अब इसमें एक और थीम है ह्यूमन कॉन्शियस का रिलेशन पास्ट के साथ, मतलब एक ह्यूमन का रिलेशनशिप विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड इसमें मेमोरी जो है वो ऑर्डर में है, ठीक है, और दिस ऑर्डर व्हाट वी कैन कॉल टाइम। इसमें जो मेमोरी है वो कैसे एक अहम रोल अदा कर रही है, एक एक्सपीरियंस को कैसे ऑर्डर में लेकर आ रही है, ठीक है। और ऑर्डर क्या है कि वो ऑर्डर है टाइम का, मतलब टाइम के साथ साथ चीज़ों को अरेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली नावल था, एक था द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, जिसे आज हमने डिस्कस किया, जिसमें वो जो शाह फैमिली होती है वो अजीज़ खान को सुसाइड करने पे मजबूर कर देती है। और ये बेसिकली एक पिक्चर है पाकिस्तान की, कि आजकल भी पाकिस्तान में भी इस तरह हो रहा है। जब पहले था, जब पाकिस्तान जो पाकिस्तान बना था, तो लोगों ने कैसे लैंड के लिए जो है कत्ल वगैरह शुरू कर दी थी, ठीक है, और हर बंदा अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा था, ठीक है। तो आजकल भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये जिसे लिखा था जुल्फ़िकार गौस ने, और उसने अपने एक यूनिक स्टाइल में लिखा था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसमें करैक्टर जो हैं वो अजीज़ खान है और उसकी फैमिली है, और शाह ब्रदरन है, ठीक है। तो ये नावल इसके इर्द गिर्द राउंड करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।